नमस्कार, सुप्रभात। मैं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। गोवा में मनोहर पर्रिकर का शपथ ग्रहण आज। बीजेपी को न्योते के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस। आज 11 बजे होगी मामले की सुनवाई। मणिपुर में सरकार बनाने की कोशिश में बीजेपी। पार्टी विधायक दल के नेता एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल के सामने पेश किया दावा। एबोबी सिंह ने भी इस्तीफे के बाद जताया दावा। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी के चलते जम्मू कश्मीर में सीमा पर तनाव। भारत ने कही मुंह तोड़ जवाब देने की बात। चकंदरबाग में बंद किया गया व्यापार केंद्र। नोटबंदी के बाद कैश निकासी की सभी तरह की सीमाएं खत्म। एटीएम और बैंक से निकाल सकते हैं अपनी नकदी। आरबीआई ने 13 मार्च तय की थी सीमा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को एक स्थान का नुकसान। बल्लेबाजों की सूची में चौथे नंबर पर खिसके। अश्विन ऑलराउंडरों में फिर नंबर 1। धर्मशाला में 16 मार्च से तीसरे टेस्ट की तैयारी में जुटी भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज शाम गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रक्षा मंत्री के पद से उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है और वित्त मंत्री अरुण जेटली को रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर गोवा की कमान संभालने की तैयारी में हैं। बीजेपी नेता और पूर्व रक्षा मंत्री पर्रिकर को आज गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। वो आज शाम पणजी में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। पर्रिकर के साथ लगभग 8 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्य इकाई के अध्यक्ष विजय तेंदुलकर ने बताया कि 3 या 4 विधायकों के साथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी और एमजीपी के 2 विधायक और 2 निर्दलीय विधायक भी शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। अमित शाह जी, राजनाथ जी आ रहे, गडकरी जी आ रहे। कितनी संख्या रहेगी कल? कितने लोग तो कितने भी आ सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल की नहीं, वो मैं कल ही आपको बता। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मनोहर पर्रिकर का रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। पर्रिकर ने 40 सदस्यों की विधानसभा में 21 सदस्यों का समर्थन का दावा किया है। इनमें बीजेपी के 13, एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। आज के लिए हमको डेवलपमेंट के बारे में सोचना है और जहाँ तक मेरी क्वेश्चन है वहाँ डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है और इसलिए हम लोग इसको हिसाब से बोले हम लोग और इसके लिए हम आगे जाएंगे। गोवा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। कांग्रेस 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। बीजेपी को 13 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी ने अन्य दलों के साथ मिलकर 21 का जादुई आंकड़ा हासिल करने का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कम सीटों के बावजूद बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने को कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। पार्टी ने बीजेपी के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है, जिस पर आज सुनवाई होगी। दूसरी तरफ पार्टी इस मुद्दे को आज संसद में भी उठाएगी। कांग्रेस ने गोवा में बीजेपी नेता मनोहर पर्रिकर को सरकार गठन का निमंत्रण देने के राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत याचिका की तुरंत सुनवाई करने पर सहमत है और आज सुबह 11 बजे याचिका पर सुनवाई होगी। गोवा कांग्रेस विधायक दल के नेता चंद्रकांत कौलेकर की ओर से दायर इस याचिका में मांग की गई है कि पर्रिकर को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के राज्यपाल के फैसले को रद्द किया जाए और उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भी रोक लगाई जाए। गोवा गवर्नर ने मनोहर पर्रिकर जी को अपॉइंट किया है चीफ मिनिस्टर करके, वो बात गलत है क्योंकि कांग्रेस पार्टी गोवा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को अपॉर्चुनिटी दिए बिना मनोहर पर्रिकर को सीधा चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना ये बहुत गलत बात है और ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज जो हुई है वो हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और हमारा पिटीशन एडमिट होके 11 बजे हियरिंग है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गोवा प्रभारी दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर सत्ता के लिए छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों को लुभाने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि पैसे की ताकत ने जनता की ताकत पर जीत हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा कि गोवा में पैसे की राजनीति और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। उधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टी को सरकार बनाने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जोड़ तोड़कर सरकार बनाने का आरोप भी लगाया।
गोवा में कांग्रेस विधायकों का एक समूह नाराज है और राज्य विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद सरकार बनाने में नाकाम रहने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। पर्रिकर ने रविवार को ही राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। राज्यपाल ने शपथ ग्रहण के बाद 15 दिन के भीतर पर्रिकर को बहुमत साबित करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनका रुख करते हैं। अखिलेश, आज मुख्यमंत्री पद की शपथ मनोहर पर्रिकर एक तरफ लेंगे तो दूसरी तरफ हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई होनी है। ऐसे में किस तरह की सरगर्मियां रहने वाली हैं? देखिए प्रीति, संभवतः ये इस बात का सुप्रीम कोर्ट आज संज्ञान लेगा और ऐसी स्थिति में स्टे भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब राज्यपाल के यहाँ से स्थितियां नहीं तय हो पाती हैं तब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कांग्रेस के इस चैलेंज को, तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है एक दिन और देखते हैं तो उसमें ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन अब एक बात और भी होगी कि राष्ट्रपति की तरफ भी लोगों की निगाहें रहेगी कि राष्ट्रपति इस पर कहीं कुछ हस्तक्षेप करने की स्थिति में आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि जो स्थितियां बन रही है उस स्थितियों में कांग्रेस के सामने एक चुनौती यह है कि उन्होंने छोटे दलों का जो समर्थन है वह अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। वो उन्होंने चिट्ठी ले पाए हैं और इधर बीजेपी ने उन लोगों की चिट्ठियां ले ली है, उनको उनकी चिट्ठियों को राज्यपाल को दे दिया है, तो बीजेपी का इस मामले में दावा ज्यादा मजबूत बनता है। लेकिन जब चिदम्बरम ने कहा है कि दूसरे नंबर की पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार नहीं है, तो यह एक ऐसा बयान है जिसका एक पुराना रहा है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बनाया जाए, सरकार में बुलाया जाए या सिंगल लार्जेस्ट कोलिशन को बुलाया जाए। ऐसे में राज्यपाल के हाथ में कई बार विवेक की स्थिति आ जाती है कि चूंकि सिंगल लार्जेस्ट कोलिशन को अगर बुला लेंगे, जिनका पहले से ही समर्थन चिट्ठी वट्ठी मिल जाएगी, तो जो पैसे को लेकर जो खेल होता है वह खेल नहीं हो पाएगा। क्योंकि खतरा यह रहता है कि एक बार अगर किसी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया तो मुख्यमंत्री पद के उपयोग के माध्यम से वो कई विधायकों का समर्थन हासिल कर लेते हैं। इसलिए कई बार राज्यपाल यह कहते हैं कि आप पहले हमको समर्थन की चिट्ठी दे दीजिए। उनको संदेह होता है तो वो परेड भी कराते हैं एमएलए का, और उसके बाद वो जो जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर होता है उस नंबर को बुलाते हैं। तो यह एक सैद्धांतिक बहस से बहुत दिनों से चली आ रही है और राज्यपाल इस मामले में अंतिम निर्णय लेते हैं कि हाँ, वो इस बात पर आश्वस्त है कि सिंगल लार्जेस्ट जो कोलिशन है वो कोलिशन अगर कंफर्म है, अगर कॉन्फिडेंट है और सारे लोगों की चिट्ठियां आ गई हैं, सारे लोगों के सामने उन्होंने बुलाकर अगर कर लिया है, तो सिंगल लार्जेस्ट गठबंधन को ही बुला सकते हैं। तो यह एक सैद्धांतिक बहस है जो आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है इस पर फिर से एक बार सुनवाई होगी और उस पर फिर से एक बार मंथन होगा। प्रीति, इसके पहले अखिलेश, इस तरह के क्या, अगर हम थोड़ा इतिहास उठाकर देखें तो इस तरह के मामले क्या हमारे सामने आए हैं? और जो कांग्रेस की तरफ से दलील दी गई है, क्या वो सिर्फ यही है कि क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है इसलिए उसे बुलावा देना चाहिए? क्या आधार सिर्फ यही दिया गया है? हाँ, निश्चित तौर पे पहले कई बार इस तरह के मामले आए हैं और उस सारे तरह के मामले में कई बार यह देखा गया है कि सिंगल लार्जेस्ट जो पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाने के बाद भी कई बार विधानसभा में स्थिति बहुत खराब हो जाती है कि वो अपना बहुमत नहीं साबित कर पाते हैं। इसलिए इधर के दिनों में राज्यपालों ने यह एक तय किया है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में होने के बावजूद अगर उनके सामने और जो विधायक है, जो उनको बहुमत का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा बनाने के लिए जो और विधायकों की संख्या है, वो विधायकों की संख्या नहीं मिलती है, तो राज्यपाल अपने विवेक के माध्यम से उस गठबंधन को भी दे सकते हैं जिसके पास वो अगर सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी भी है और उसके पास कई अन्य दलों या स्वतंत्र विधायकों का मिला जुला है, तो उसको भी बुलाने की कर सकते हैं। यह एक चलता हुआ मामला है जिसमें कोई अंतिम लकीर नहीं की जा सकती है, न कोई अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। यह एक चलता हुआ मामला है और यह एक बहुत ही व्यवहारिक राजनीति के हिसाब से जो संख्या का मामला है उसके हिसाब से चीजें तय की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस बातचीत के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और इन सब के बीच सोमवार को बीजेपी ने मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। पार्टी ने कहा है कि उसके पास सरकार गठन के लिए बहुमत है। मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने भी कहा कि वो बीजेपी के दावे से सहमत है। हालांकि कांग्रेस ने दूसरे नंबर की पार्टी के सरकार बनाने के दावे पर सवाल खड़ा किया है।
मणिपुर में नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। कल देर शाम निवर्तमान मुख्यमंत्री इबोबी सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने इबोबी सिंह को इस्तीफा देने का निर्देश दिया था। उन्होंने बताया कि बीजेपी के पास सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए फुटबॉलर से राजनेता बने नोंगथोम्बम बीरेन सिंह को चुना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में बीरेन सिंह के नाम का ऐलान किया गया। पार्टी की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि बीरेन सिंह को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण मिल गया है। He has the support. The Bharatiya Janata Party will be forming the government with the support of three parties: the Naga People's, the NPF, the NPP, the LJP, and certain other duly elected MLAs. कांग्रेस ने बीजेपी के सरकार बनाने के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सोमवार को कहा कि राज्य में दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टी सरकार नहीं बना सकती। उन्होंने राज्य में सरकार बनाने के लिए बीजेपी पर जोड़ तोड़ का आरोप लगाया। मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी के खाते में 21 सीटें आई हैं, जबकि कांग्रेस को 28 सीटें मिली हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टी नगा पीपुल्स फ्रंट और नगा पीपुल्स पार्टी के 4-4 विधायक हैं। राज्य में एलजेपी, टीएमसी और निर्दलीय के खाते में एक सीट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। अखिलेश, देखें तो गोवा जैसी ही तस्वीर मणिपुर में भी है। बीजेपी को 10 विधायक चाहिए, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 3 विधायकों की जरूरत है। यहां पर भी कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर। जरा मणिपुर को लेकर तस्वीर समझाइए फिलहाल। देखिए, 28 और 21 का आंकड़ा था। कांग्रेस के पास 28 है और बीजेपी के पास 21 है। तो निश्चित तौर पे स्वाभाविक रूप से लग रहा है कि कांग्रेस के पास जादुई आंकड़ा मिलना ज्यादा आसान है, ज्यादा संभव है। लेकिन अगर इतिहास में जाइए प्रीति, तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस 28 के बावजूद अपने आप को काफी कठिनाई की स्थिति में महसूस कर रही थी, इसलिए कि उसके बाद एनपीपी जो पार्टी है या एनपीएफ है, इन दोनों के साथ उनका कभी अलायंस नहीं रहा। एनपीएफ अगर कहें तो एनपीएफ नगा लोगों का संगठन है और नगा लोगों ने इस बार के चुनाव के पहले वो नगा से जुड़े एक संगठन यूनाइटेड नगा काउंसिल ने इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया था। उसने ऐलान किया था कि हम नॉन कांग्रेस लोगों को वोट देंगे, नॉन कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, और एनपीएफ ने स्वाभाविक तौर पे इनको समर्थन दिया है, बीजेपी को समर्थन दिया है। नगा पीपुल्स पार्टी की जहां तक बात है तो नगा पीपुल्स पार्टी जो बीजेपी ने बनाया है, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का वो सदस्य है। हालांकि चुनाव में बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं था, लोकसभा चुनाव में इनका अलायंस था। तो स्वाभाविक तौर पे बीजेपी के ये मित्र दल हैं और एजेपी एनडीए में है, यहाँ सेंटर में एनडीए में है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कोई भी अलायंस मणिपुर के लिए नहीं बनाया था। और अब जब रिजल्ट आए हैं तो स्वाभाविक तौर पे बीजेपी को लग रहा है कि उसके जो मित्र दल हैं वो सारे उसके साथ हैं। कांग्रेस अपने आप को कहीं न कहीं से अलग थलग महसूस कर रही थी। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने एनपीपी से बात की, नेशनल पीपुल्स पार्टी से, और उन्होंने एनपीपी को ऑफर दिया कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का हम पद आपको देंगे और जो आपके 3 बचे हुए विधायक हैं उनको हम कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देंगे। तो 4 विधायक और 4 के पद। तो यह कांग्रेस ने अभी तक पासा फेंका है, लेकिन एनपीपी की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है। कॉनराड शर्मा जो एनपीपी नेता हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हम नॉन कांग्रेस जो कोalition बनेगा उसी के साथ रहेंगे। अच्छा। तो यह स्थिति है प्रीति। अब इसमें राज्यपाल को अपनी तरीके से तय करना है। राज्यपाल ममता अभी थोड़ी देर में शाम तक वो तय करके बता देगी कि हाँ उन्होंने फाइनली क्या निर्णय लिया है। उन्होंने अभी तक कहा है कि आप बीजेपी को कि आप एनपीपी के अध्यक्ष को लेकर हमारे पास आ जाइए और उसके बाद हम खुद आश्वस्त हो जाएंगे और उसके बाद हमको जो लगेगा हम बुलाएंगे। बिल्कुल, यानी शाम तक तस्वीर और ज्यादा साफ मणिपुर को लेकर भी हो जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार।
खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। That clock ticked through the night. So much happened as you slept. So much you missed. Wake up to a complete roundup of news from India and abroad. Politics, strategy, business, sports. Keen analysis to kickstart your day. Watch Breakfast News weekdays at 8 a.m. on Rajya Sabha Television. भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत खातों से नकदी निकासी की सीमा खत्म कर दी है। नोटबंदी के बाद बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नकदी उपलब्ध नहीं होने की वजह से नकदी निकासी की सीमा तय की गई थी। बैंकों और एटीएम में नए नोट पहुंचने के साथ साथ आरबीआई नकद निकासी पर लगी सीमाओं में ढील देता रहा। इससे पहले आरबीआई ने सेविंग अकाउंट से हफ्ते में अधिकतम 50,000 रुपए निकालने की सीमा तय की थी। हालांकि बैंकों को अपनी ओर से एटीएम से पैसे निकालने की सीमा तय करने का अधिकार दिया गया है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी के चलते सीमा पर तनाव बढ़ने लगा है। पाकिस्तानी सुरक्षा बल 2 दिन में 2 बार भारी गोलीबारी कर चुके हैं, जिसका सेना ने मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारी गोलीबारी के चलते फिलहाल दोनों देशों के बीच सीमा पार व्यापार रोक दिया गया है। इस बीच पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम हैं, जिसके नतीजे जल्द देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने चकंदबाग में सीमा व्यापार केंद्र को निशाना बनाकर मोर्टार दागे, जिसके बाद व्यापार केंद्र को बंद करना पड़ा। गोलीबारी के चलते व्यापार केंद्र को खासा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से हमारे इंडिया में इधर खासकर वो जो लोग हैं वो हमारे ट्रेड सेंटर इस वक्त टारगेट में हैं। तो हमारे ट्रेड सेंटर में जो गोडाउन थे वो भी है, साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को तो उन्होंने टोटली डैमेज कर दिया है। जो सीमा पार से गोलीबारी का सेना माकूल जवाब दे रही है। गोलीबारी के चलते लोगों के बीच दहशत का माहौल है। क्या बच्चा स्कूल जानते मुतासर हो गया है, अपना अपना मकाना में उतर लेटे आवे, वो कोई बंदे चल फिर नहीं सकते, कोई पानी खाना पीना खत्म है बिल्कुल। 2 दिन में भारी गोलीबारी की ये दूसरी घटना है। इससे पहले 9 मार्च को पुंछ की नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भूस्खलन की ताजा घटना के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर बंद कर दिया गया है। परिवहन विभाग के मुताबिक पंथयाल इलाके में भूस्खलन की वजह से राजमार्ग का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। कई जगहों पर मलबा भी जमा हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। राजमार्ग की मौजूदा स्थिति जानने के लिए यात्रियों को जम्मू और श्रीनगर में नियंत्रण कक्षों से संपर्क करने के लिए कहा गया है। इसे 2 दिन पहले ही खोला गया है। इससे पहले जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 4 दिन तक बंद रहा था। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की ज्यादतियों से नाराज बलूच कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान पर स्थानीय लोगों के उत्पीड़न और चीन की ओर से परियोजनाओं के खिलाफ नारेबाजी की। इसके अलावा बलूच कार्यकर्ताओं ने मानवाधिकार के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त करने की भी मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मेहरान मर्री ने कहा कि 4 से 5 महीनों में हालात बेहद खराब हो गए हैं। वहीं यूरोपीय संसद के उपाध्यक्ष रिचार्ड जार्नेकी ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से इस तरह की हिंसा को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। Our demand from day one has been for UN to take Balochistan issues seriously and first and foremost send a fact-finding team. Although teams have been sent in the past, or working committees have been formed in the past, but when the teams go to Pakistan, their activities are absolutely obstructed. गन्ना किसानों की मदद के लिए एक ऐसी मशीन तैयार की गई है जिसके इस्तेमाल से गन्ने में चीनी की मात्रा की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इस मशीन की मदद से गन्ना किसान अपनी फसल की गुणवत्ता और उसकी सही कीमत का आकलन भी कर सकेंगे। मशहूर शोधकर्ता जकारिया मैथ्यू ने इसकी खोज की है।
के सबसे विशाल और विकासशील उद्योगों में से एक है। इससे आभास होता है कि गन्ना किसानों के पौ 12 होंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि स्थिति ठीक इसके विपरीत है। गन्ना किसान देश के सबसे प्रताड़ित वर्गों में से एक है। चीनी मिल मालिक अपने फायदे की दर पर आंच नहीं आने देते, जबकि गन्ने में चीनी उत्पादन की कम क्षमता का बहाना बनाकर गन्ना किसानों को कम कीमत दी जाती है। लेकिन अब शुगर केन सैंपलर मशीन ऐसा नहीं होने देगी। इस मशीन का विकास किया है श्री जकारियाज मैथ्यू ने, जो अब तक 300 से अधिक नई मशीनों की खोज कर चुके हैं और जिनके नाम 27 अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हैं। हमने यूज किया है और ड्रिलिंग करके सैंपल लेगा 8 to 10 kg लेगा और कन्वेयर में सीधा जाएगा, बाद में श्रेडिंग होएगा। श्रेडिंग करेगा तो एकदम प्रिपेड एकदम बारीक कर देते हैं। वो बाद में उसके अंदर सेंसिंग करके उसका सुकोस लेवल लेके कंप्यूटर में लाते हैं। वो भी 15 सेकंड के अंदर आ जाता है। टोटल गाड़ी आके रुके उसके अंदर ड्रिलिंग करके करने के लिए 2 to 3 मिनट लगता है। उसके अंदर गाड़ी का वजन भी आ जाता है इसके अंदर। शुगर केन सैंपलर मशीन गन्ने में चीनी की मात्रा का फौरन और सटीक जानकारी देता है। इस नई खोज की बदौलत गन्ना किसान आसानी से अपने गन्ने की गुणवत्ता और इसकी सही कीमत जान सकते हैं। नई खोज न सिर्फ गन्ना किसानों के हितों का संरक्षण करेगी, बल्कि उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले गन्ना उत्पादन के लिए भी उत्प्रेरित करेगी। हालांकि चीनी मिल मालिक फिलहाल इस खोज का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें भी उत्पादन लागत कम होने और संयंत्र की उत्पादकता बढ़ने का फायदा होगा। फिलहाल एक शुगर केन सैंपलर मशीन गुजरात के नर्मदा उद्योग सहकारी मंडली लिमिटेड में स्थापित की जा चुकी है। चावल की खेती पर हर साल कई किस्म के कीड़ों के हमलों का खतरा बना रहता है, लेकिन अब शोधकर्ताओं की एक टीम ने नई कीट प्रतिरोधी बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंट सांबा मैसूरी चावल तैयार किया है। इस परियोजना को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने वित्तीय मदद दी है। हर साल कीड़ों की वजह से चावल उगाने वाले किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इन किसानों के लिए उम्मीद की किरण है नई कीट प्रतिरोधी बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंट सांबा मसूरी चावल का प्रकार, जिसे भारतीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने तैयार किया है। चावल के इस प्रकार को एक संयुक्त परियोजना के तहत तैयार किया गया है। इस परियोजना को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने वित्तीय मदद दी है और इसे संयुक्त रूप से आरंभ किया है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च एंड एग्री बायोटेक फाउंडेशन ने। We have used a wild variety of rice which is resistant to a disease which causes major problem in several states in the rice, in the variety called Sama Masuri, and we have brought the disease resistant genetic component of the rice by breeding program, which is accelerated by a technique called marker assisted breeding, which CCMB developed the technology in collaboration with the Indian Council of Agriculture Research, and this variety is now so popular that now is grown in some 6 different states. CCBM ने नए विकसित चावल की बीज किसानों में वितरित करने की शुरुआत की है। खास बात यह है कि पहली फसल से ही किसान अधिक प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज खुद तैयार कर सकते हैं और उन्हें बार बार बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित है कि बीमारियों से बचाव और आसानी से उपलब्ध बीज न सिर्फ किसानों के आर्थिक नुकसान की भरपाई करेंगे, बल्कि उनकी आर्थिक व्यवस्था भी बेहतर बनाएंगे। अब बात खेल की दुनिया की। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में एक स्थान के नुकसान के साथ चौथे स्थान पर खिसक गए हैं, जबकि आर अश्विन ऑलराउंडरों की सूची में शीर्ष पर वापसी करने में कामयाब रहे।
इसके अलावा गेंदबाजों की सूची में भी उन्होंने शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा। कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज में खराब प्रदर्शन का खामियाजा भुगतना पड़ा। 2 टेस्ट की 4 पारियों में उन्होंने 0, 13, 12 और 15 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ 936 अंक के साथ शीर्ष पर है। वहीं अश्विन ने ऑलराउंडरों की सूची में साकिब अल हसन को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। हर कोई होली के रंग में रंगा हुआ नजर आया। मंदिरों में खास पूजा का आयोजन किया गया। वहीं सीमा पर जवानों ने भी होली का लुत्फ उठाया। उड़ता गुलाल, रंगों में सराबोर लोग, हर तरफ होली की मस्ती। देश भर में लोग होली के जश्न में डूबे नजर आए। मथुरा के वृंदावन में लोगों ने बांके बिहारी मंदिर में होली मनाई। ऐसी होली मैंने पहली जिंदगी में कभी नहीं देखी। इट्स ब्यूटीफुल होली और मेरे ख्याल से ये दुनिया में और कहीं हो भी नहीं सकती। हमने इसको बहुत मिस किया। स्पेशली हम कनाडा से ये होली देखने के लिए आए। दिल्ली में लोगों ने जमकर गुलाल उड़ाया तो लखनऊ में भी लोग होली के रंग में सराबोर रहे। जो रंग भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को लगाया था वो रंग आज भी प्रासंगिक है। वो आज रंग प्रकृति ने, आप चारों तरफ देखोगे, वो प्रकृति ने रंग होली के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में बिखेरा हुआ है। सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने भी एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाई, तो वहीं पुंछ में सेना ने होली मिलन के कार्यक्रम में भाईचारे का पैगाम दिया। होली है। सभी देशवासियों को हमें ये कहना है कि जब तक हम लोग तैनात हैं, आप लोग बिल्कुल चिंता न करें और बिल्कुल सुरक्षा के बारे में हम लोग मुस्तैद हैं, मुस्तैद रहेंगे। गुलाबी शहर जयपुर में भी लोगों ने खूब गुलाल उड़ाया। आम लोगों के साथ ही सैलानियों ने भी होली का जमकर लुत्फ उठाया। फाग की मस्ती में रंगों की बौछार ने विदेशी सैलानियों को भी झूमने के लिए मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। गोवा में मनोहर पर्रिकर का शपथ ग्रहण आज। बीजेपी के न्योते के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस। आज 11 बजे होगी मामले की सुनवाई। मणिपुर में सरकार बनाने की कोशिश में बीजेपी। पार्टी विधायक दल के नेता एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल के सामने पेश किया दावा। इबोबी सिंह ने भी इस्तीफे के बाद जताया दावा। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी के चलते जम्मू कश्मीर में सीमा पर तनाव। भारत ने कही मुंहतोड़ जवाब देने की बात। चकंदाबाग में बंद किया गया व्यापार केंद्र। नोटबंदी के बाद कैश निकासी की सभी तरह की सीमाएं खत्म। एटीएम और बैंक से निकाल सकते हैं अपनी नकदी। आरबीआई ने 13 मार्च तक की थी समय सीमा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को 1 स्थान का नुकसान। बल्लेबाजों की सूची में चौथे नंबर पर खिसके। अश्विन ऑलराउंडरों में फिर नंबर 1। रांची में 16 मार्च से तीसरे टेस्ट की तैयारी में जुटी भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन। नमस्कार।